गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ के 2 नियम हैं, दोनों नियम को हम लोगों ने स्टडी किया था और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल को डील किया था। आज की क्लास में हम लोग व्हेटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हेटस्टोन ब्रिज, ये कंसेप्ट जब हम आपको समझाएंगे तो इसमें अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ा था। तो उन सभी कंसेप्ट को मिलाकर शुरू से लेकर अभी तक जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया है उस सभी कंसेप्ट को मिलाकर ये एक टॉपिक बना है व्हेटस्टोन ब्रिज। तो इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि व्हेटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हेटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करके हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसी व्हेटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करके, है ना, एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसका प्रयोग करके हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं और वह मीटर ब्रिज जो है वह व्हेटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही काम करता है। मीटर ब्रिज जो है वह व्हेटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मीटर ब्रिज पढ़ना है, मीटर ब्रिज से कैसे हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे, तो उसके लिए आपको व्हेटस्टोन ब्रिज समझना होगा। तो आखिर व्हेटस्टोन ब्रिज क्या होता है? पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर व्हेटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हेटस्टोन ब्रिज जो है वह रेजिस्टेंसों का एक कॉम्बिनेशन है, प्रतिरोधों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस 4 रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। तो ये देखिए हम व्हेटस्टोन ब्रिज का फिगर कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट रहा, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब इस 2 पॉइंट के बीच में ये एक रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट यहां मिला, यहां से एक दूसरा रेजिस्टेंस लीजिए आप, ये ऐसे बना। देखिए ये एक व्हेटस्टोन ब्रिज है ना। आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमने फिगर बनाया है, इस फिगर में हमने एक रेजिस्टेंस लिया यहां से R1, ये रेजिस्टेंस है R2, या फिर ये R1 है तो इसके नीचे हम ले लेते हैं ये R2 और ये ले लेते हैं R3 और ये ले लेते हैं R4, ठीक। तो यहां से R1, R2, R3, R4 फिगर में जो है R1, R2, R3 का वैल्यू वो इधर उधर हो सकता है ना, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपको इसमें क्या समझना है वो देखिए। हमें यहां से करंट को फ्लो कराना है, तो ये करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए सपोज दैट हमने इसका नाम रख दिया A, B,
सी और ये पॉइंट क्या है डी। करंट को ए से सी तक जाना है, ठीक है। तो करंट को ए से सी तक जाने के लिए हमने दो रास्ते निकाले। एक रास्ता ए से बी तक जाएगा, बी से सी। दूसरा रास्ता देखिए ए से डी और डी से कहाँ आएगा, सी पर आएगा। तो हमने दो रास्ता निकाल दिया, है ना। इसमें देखिए ए से सी तक, ए से बी, बी से सी होते हुए आएगा। तो R1 और R4 ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। लेकिन R1 R4 जो है वह R2 R3 के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल में है। तो आप ये देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंस है और 4 रेजिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, वो सीरीज और पैरेलल में है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वेटस्टोन ब्रिज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब इसके बाद हमें वेटस्टोन ब्रिज, तो इसमें ब्रिज कहां दिख रहा है, तो अब ये देखिए हमें क्या करना है कि इस पॉइंट के बीच में, है ना, दो कॉर्नर के बीच में हमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास भी रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फिगर बनाइए और यहाँ पर आप दे दीजिए ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे हमने क्या किया, अब ये देखिए एक नहर इधर से है, एक नहर इधर से है और दोनों के बीच में हमने ब्रिज बना दिया। अब शेष दो कॉर्नर बच रहा है ना, तो शेष दो कॉर्नर से हमें क्या करना है कि एक सेल को कनेक्ट करना है, ठीक है। एक सेल को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ये तो ये हमने क्या किया, सेल को कनेक्ट कर दिया। ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब आप यहां पर क्या क्या सावधानी अपनाइएगा उसको देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कॉर्नर, है ना, दो कॉर्नर के बीच में आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन जिस कॉर्नर के बीच आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं उस कॉर्नर से आपको सेल को कनेक्ट नहीं करना है। शेष जो कॉर्नर बच रहा है उससे आपको सेल को कनेक्ट करना है। ऐसा आप कभी मत करना कि जिससे सेल को कनेक्ट कर रहे हैं उसी कॉर्नर से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो आपका मीटर ब्रिज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक मीटर ब्रिज बन गया। चलिए अब इसमें क्या करना है वो देखिए। आपको हम एक एक पॉइंट समझाएंगे कि इसमें वेटस्टोन ब्रिज एक होता है बैलेंस्ड, एक क्या होता है, बैलेंस्ड यानी कि संतुलित। एक क्या होता है, संतुलित वेटस्टोन ब्रिज, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। अब हमें काम किस पर करना है और किस पर नहीं करना है ये भी हम आपको बताएंगे। एक होता है असंतुलित, तो संतुलित वेटस्टोन ब्रिज और असंतुलित वेटस्टोन ब्रिज, तो हमें दोनों पर काम करना है। बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये देखिए यहां से बैटरी ने, ये सेल है या बैटरी आप ले लीजिए, तो चूंकि हम सिंगल लिए तो इसलिए हम इसको सेल कहेंगे। तो सेल से करंट रिलीज होगा, है ना। सपोज डेट कि इससे करंट जा रहा है I1, कितना करंट यहां से जा रहा है I1, यहां से कितना करंट जा रहा है, तो इससे करंट जा रहा है I2, ठीक है। ये I1 करंट है ना, A से B की ओर, और A से D की ओर कौन सा करंट है, I2, ठीक है। अब इसमें जो करंट आ रहा है इस करंट का हमने नाम दिया IG। क्या नाम दिया, IG। अब ये देखिए IG, ये करंट जो है वो हमने B से D की ओर लिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि B होगा लो हायर पोटेंशियल पर और D होगा लोअर पोटेंशियल पर, क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर हमने एरो ऐसे दिया होता तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि D जो है वह हाई पोटेंशियल पर होगा यानी कि उच्च विभव पर होगा, और B जो होगा वह लो पोटेंशियल पर होगा, लो विभव पर होगा, निम्न विभव पर होगा। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रयास करके एक ऐसा पॉइंट लेना है कि IG का वैल्यू 0 हो जाए। IG का वैल्यू हमें क्या लेना है, 0। तो आपको यहां से इसमें जो करंट जा रहा है ये करंट IG, इसका वैल्यू कितना चाहिए, 0 चाहिए, है ना। तो IG अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन B से D की तरफ भी नहीं है और D से B की तरफ नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर करंट का फ्लो नहीं होता है। करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरा लो पर हो। समझ में आया। तो अब ये देखिए बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज किसे कहेंगे, तो बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज के लिए IG का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, व्हेन
Ig इज इक्वल टू 0, है ना, वेन Ig इज इक्वल टू 0। और Ig 0 कब होगा बताइए, है ना, यानी कि पोटेंशियल B पर का और पोटेंशियल D पर का या दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उस स्थिति में Ig क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सा सिचुएशन है, बैलेंस्ड। लेकिन अनबैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, है ना, कि Ig इज नॉट इक्वल टू 0। Ig जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि B पर का पोटेंशियल और D पर का जो पोटेंशियल है वह इक्वल नहीं है। तो उस स्थिति में Ig 0 नहीं होगा। लेकिन हमें किसके लिए काम करना है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो हम यहां से केवल बैलेंस्ड के लिए ही काम करेंगे। बैलेंस्ड पोजीशन में आप देख लो यहां पर Ig का वैल्यू क्या है, 0 है। और Ig का वैल्यू 0 कब होगा, जब B पर का पोटेंशियल और D पर का पोटेंशियल इक्वल होगा। समझ में आया। चलिए, तो हम लोग बैलेंस्ड की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो बैलेंस्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अनबैलेंस्ड के लिए क्या काम करेंगे। तो देखिए, जैसे ही अनबैलेंस्ड होगा तब हमें यहाँ पर करंट निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो, तो इसके लिए मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया है, उसका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग बैलेंस्ड वेट-स्टोन ब्रिज का, है ना, उसी पर काम करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टेंस है, देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस। इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया है कि 2 कॉर्नर के बीच हमने सेल लगा दिया, शेष 2 कॉर्नर के बीच हमने गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया, है ना। और हमने पॉइंट डी को इस प्रकार से चुना है कि Ig का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग करना है ना, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो अब यहां से देखिए लूप क्या क्या बन रहा है। अब देखिए, एक बंद लूप तो ये बन रहा है, दूसरा बंद लूप ये बन रहा है, ठीक है। तो अब दोनों में हम किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसे चलेंगे, डायरेक्शन ये रहा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इसमें भी चलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखिए, अगर ये I1 इधर जा रहा है तो इधर भी कितना करंट जाएगा, I1 ही जाएगा, ठीक है। और इधर भी कितना करंट जाएगा, ये अगर I2 है तो इधर भी कितना करंट जाएगा। ये देखिए, अगर ये I1 है, इधर करंट क्या है, 0 है, तो इधर करंट 0 है, इसका मतलब यही I1 इधर से भी चला जाएगा। यहाँ अगर I2 है तो इसमें चूंकि करंट 0 है, करंट गैल्वेनोमीटर में कितना है, 0, तो I2 करंट है, तो यहाँ से भी करंट कितना चला जाएगा, I2 चला जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन हमने क्या लिया है, कैलकुलेशन डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अब इसके बाद किरचॉफ्स का दूसरा नियम आपको याद होगा, किरचॉफ्स का दूसरा नियम आपको याद है, तो उसी दूसरे नियम का प्रयोग करके हम लोग यहां पर R1, R2, R3, R4 में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, है ना। और किरचॉफ्स का सेकेंड रूल ये कहता है कि किसी बंद लूप में, है ना, विभवांतरों का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड रूल, अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड रूल, है ना। यानी कि किरचॉफ्स के सेकेंड रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखिए, लूप की बात कीजिए, तो कौन सा लूप, है ना, A, B, D, A में, ठीक है। इस लूप की बात करते हैं, तो इस लूप में देखिए I1 R1 क्या लिखेंगे, I1 R1 प्लस, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, Ig। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, मान के चलिए कि यहां से अगर करंट का वैल्यू, अगर Ig का वैल्यू 0 है, तो सपोज दैट कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लिख लेते हैं R5। क्या लिख लेते हैं, R5। तो अब आप देखिए क्या लिखोगे, तो R5 इंटू Ig,
ठीक है। अगर हम इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि Ig का वैल्यू क्या है? 0 है। अब आप देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज में Ig का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। तो Ig का वैल्यू अगर 0 है तो बाद में अगर आप यहाँ पर Ig रखिएगा तो भी क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ R5 हमने किसका रेजिस्टेंस लिया है? तो ये गैल्वेनोमीटर का हमने रेजिस्टेंस लिया है। ये हम पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया कि R5 ये किसका है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। इज प्लस, अब ये देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, आप D से A की ओर जा रहे हैं लेकिन करंट का डायरेक्शन A से D है। आप जा किधर रहे हैं? D से A, लेकिन करंट का डायरेक्शन A से D है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? -I2 और यहां पर क्या हो जाएगा? R2, है ना। और यह क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि जो कि Ig का वैल्यू कितना है? 0 है। तो Ig का वैल्यू 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और ये माइनस वाले टर्म को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा यहां से? I1 R1 दैट इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो I को एक तरफ कर दीजिए, I1 बटा I2 दैट इज इक्वल टू R2 बटा R1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब आप यहां से समझ लीजिए, ये हमने इक्वेशन 1 लिया है किस लूप से? तो ये वाले लूप से, है ना। अब लूप BC B में, इस लूप में बात कीजिए। तो इस लूप में बात कीजिएगा तो ये देखिए, चलिए इस डायरेक्शन में आप यहां देखिए करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? I1 R4। उसके बाद ये आप C से D आ रहे हैं लेकिन करंट किधर है? D से C। आप अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए आप यहां पर क्या लिखोगे? -I2 R3। और ये देखिए आप यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस देकर क्या लिख दीजिए? -Ig और R5, ठीक है। ये किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि सिंस Ig क्या है? 0 है, तो Ig 0 है तो इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा आपका? 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया टोटल। तो अब इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? I1 R4 दैट इज इक्वल टू I2 R3। तो अब ये देखिए I1 I2 को इधर ले आइए, तो I1 बटा I2 उसको एक तरफ हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका? R3 बटा R4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितना? 2। तो एक लूप से इक्वेशन 1 मिला, दूसरा लूप से इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, है ना। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बताइए तो क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम यहां से देखेंगे तो दोनों का LHS देखिए बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि R2 बटा R4 दैट इज इक्वल, सॉरी R2 बटा R1, R2 बटा R1 दैट इज इक्वल टू R3 बटा R4, R3 बटा R4। अगर आप चाहो तो इसको, है ना, इसको जरा पलट दो तो ये कितना हो जाएगा? R1 बटा R2 दैट इज इक्वल टू R4 ऊपर चला जाएगा और R3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, तो इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। देखिए ये ब्रिज जो बना हुआ था ना Ig, है ना, ये जो ब्रिज बना हुआ है बीच में जो गैल्वेनोमीटर है, तो ये R1 बटा R2, R1 बटा R2, यानी कि इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रिज के राइट साइड दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। इसको अरेंज करके भी दिया जा सकता है। आप इस R4 को यहां ले आइए तो क्या हो जाएगा? R1 बटा R4 दैट इज इक्वल टू R2 बटा R3। अब ये वाला आप अरेंजमेंट देखिए, R1 और R4 किधर है? ब्रिज के एक तरफ है ना। तो R1 R4 ये दोनों का रेशियो
ये दोनों के रेशियो के क्या है, बराबर है ना। तो यहां से वेट स्टोन ब्रिज के बारे में हमें मालूम चल गया। अब देखिए ऐसा हो सकता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो देखिए। आपको इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दे देगा और कहेगा कि पहचानिए कि यह वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। एज फॉर एग्जांपल, है ना, हम आपको यहां से एग्जांपल देकर बता रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप सभी स्टूडेंट पहले क्या करो कि इस कैलकुलेशन को एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, समझिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अब ये देखिए, आपको अगर इस प्रकार का कोई फिगर दे दिया है कि यहां से R1 का वैल्यू अगर दे दे, मान के चलिए इसी फिगर में R1 का वैल्यू दे दिया मान के चलिए 3 ओम, है ना, R4 का वैल्यू दे दिया है 6, उसके बाद यहां वैल्यू दे दिया 4 ओम और यहां दे दिया 8 ओम, है ना। अब आपसे पूछ देगा कि यह बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, अब आप बताओ हमें। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी रूल्स को अपना लीजिए। ज्यादा अच्छा ये होगा कि इस ब्रिज के लेफ्ट साइड और इस ब्रिज के राइट साइड दोनों का रेशियो ले लीजिए, है ना। तो इसके ऊपर वाले को अंश मानिए, इसके नीचे वाले को हर मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6/8। अब क्या यह दोनों बराबर है, तो आप देखो ना, इसको काट के देखो, तो ये दो से डिवाइड करो 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, है ना। यानी कि दोनों रेशियो इक्वल है। इसका मतलब कि अगर इस प्रकार का वैल्यू अगर दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि यह बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या देगा वो देखिए। R3, है ना, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये आपको नहीं दिया। R3 कितना होगा आप बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, ये आपको बता रहा है कि यह बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है, तो इसमें R3 का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। तो R3 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, आपके पास दोनों तरीका है। देखिए 3 है और 6 है, इसका कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 गुना 6 हो गया ना, तो यहाँ 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर दे दिया मान के चलो 8, है ना, 2 ओम है, यहाँ पर कितना 8 ओम है, और यहाँ पर R2 का वैल्यू अगर दे रखा है सपोज दैट कि यह 5 ओम है, तो पूछेगा R3 का मान कितना है बताइए। तो ये देखिए इसका कितना टाइम्स हुआ 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा R3 20 ओम। ऐसे भी आप कैलकुलेट करके देख लो। तो ये दोनों का रेशियो ले लो, या फिर ऐसे रेशियो ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 2/5 दैट इज इक्वल टू 8 है ना R, है ना, इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो हम इसको R मान लेते हैं। तो ये देखिए आप इसको क्रॉस गुना करो, तो 2R दैट इज इक्वल टू 40, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 ओम, तो यहाँ से 20। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये हमने समझा कि वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है ना। वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है, वेट स्टोन ब्रिज पर हम काम कब करेंगे, जब वह बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वेट स्टोन ब्रिज से कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, तो वेट स्टोन ब्रिज में अगर कैलकुलेशन करना है तो जो किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा था उस किरचॉफ्स लॉ को आप फॉलो कीजिए, और किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करने के बाद आपको एक रिलेशन मिल जाएगा और यहां से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको यह बताया कि वेट स्टोन ब्रिज क्या है, वेट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, किस प्रकार का उसका कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज को हम कैसे पहचानेंगे। हम जब भी काम करेंगे तो बैलेंस्ड के लिए काम करेंगे, बैलेंस्ड तभी होगा जब IG का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब वेट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करके हम लोग मीटर ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज पर कैसे काम होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, इसके लिए अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले तो ये कि मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, तो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं।
देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। मीटर ब्रिज पर कैसे हम लोग काम करते हैं, इसका फिगर कैसा होता है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले एक वुडन बॉक्स लीजिए, है ना, एक लकड़ी का जो है वो एक बॉक्स बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब ये लकड़ी का जो बॉक्स बना हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि दो एल आकार का स्ट्रिप रहेगा, दो जो है एल आकार का स्ट्रिप रहेगा, वो दो स्ट्रिप एल आकार का ले लीजिए, एल टाइप का दो स्ट्रिप आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब इस दो स्ट्रिप में क्या किया गया है वो देखिए, और बीच में एक सीधा स्ट्रिप ले लीजिए। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, यहां पर एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहां पे दिया गया है, यहां से यहां तक। तो ये देखिए, मीटर ब्रिज में करना क्या है कि यहां से आपको 3 पॉइंट दिया गया, तो ये जो गैप दिख रहा है ना, और ये जो स्ट्रिप है वह मेटल स्ट्रिप है, धातु की पत्ती है। यह क्या है, धातु की पत्ती है, और यह एक कंडक्टर की तरह भी कार्य करता है। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस हमने लगाया, और ये रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस। सपोज दैट यह आर है। ठीक है, यह क्या है, आर है, या फिर इसे हम लोग x मान लेते हैं, है ना, अज्ञात प्रतिरोध। इसको हम लोग यहां से लिख देते हैं अज्ञात प्रतिरोध, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। ये x जो है अननोन रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहां से दो स्ट्रिप लेते हैं, यहां से, है ना, और यहां पर एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं। ये क्या है आपका, तो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हम लोग, है ना, नॉन रेजिस्टेंस को डालेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस का वह वैल्यू जो आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यह रेजिस्टेंस बॉक्स, और यह मान के चलिए, ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब ये देखिए, आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक आपको 1 मीटर लंबा तार लेना है। यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, 1 मीटर लंबा तार लेना है। 1 मीटर लंबा तार है, तो चूंकि आपने 1 मीटर लंबा तार लिया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज नाम है ना। अब आप देखिए, ये बीच वाला पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे क्या, तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। अब क्या करते हैं कि यहां से एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, इसमें एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, और यहां से एक जॉकी ले लेते हैं। यहां से क्या ले लेते हैं, यह एक जॉकी है। अब क्या करेंगे कि यह जॉकी जो है यह तार के ऊपर स्लाइड होना चाहिए, तार के ऊपर क्या होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करके हमने इस स्लाइड करके, हाँ, इससे पहले यह एक जॉकी है मान लीजिए। अब क्या करना है कि यहां से और यहां से दोनों तरफ से एक सेल से कनेक्ट कर देना है। इसे क्या करना है, एक सेल से कनेक्ट कर देना है। तो आपने इसे क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस टर्मिनल और ये क्या है, माइनस है। उसके बाद मान लेते हैं कि हमने एक यहां पर ज्ञात प्रतिरोध नॉन रेजिस्टेंस कितना रखा, आर, किसमें, रेजिस्टेंस बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस क्या है आपका, x है। उसके बाद हमने इस जॉकी को खिसकाकर, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, डी। तो इस डी पॉइंट पर हमें ऐसा मिला जहां से कि आई जी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 0। आईसी का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हमने ले लिया कितना, L।
ठीक है। अब ये टोटल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। तो बताइए डी से लेकर सी तक का लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये देखिए इसका लेंथ कितना है, ए से लेकर डी तक का लेंथ कितना है तो एल है। अब ये देखिए ये एक्स है ये आर है। अब ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक क्या है 1 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक काम और करना है कि जस्ट इसके नीचे, है ना, आपको यहां से लेकर यहां तक एक स्केल लगा देना है। यहां से लेकर यहां तक क्या करना है एक स्केल फिट कर देना है ना। और ये स्केल जो फिट करोगे, है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आप ये स्केल लगा दीजिए। एनीवे आप देख लो, बस हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक स्केल लगा दिए, दैट्स ऑल। तो ये स्केल लगा दिए, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं मीटर ब्रिज कहते हैं। अब ये स्केल से हम मेजर कर सकते हैं कि लेंथ कितना है, ठीक ना। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि ये एल लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि AC बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो AD बराबर कितना है एल है, तो उसके बाद DC बराबर कितना हो जाएगा तो 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। अब एल लेंथ का प्रतिरोध कितना होगा बताइए, है ना। एल लंबाई के तार का प्रतिरोध, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं R1, क्या ले लेते हैं R1। तो बताइए आपको फॉर्मूला याद है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है प्रतिरोधकता, तो इस तार की प्रतिरोधकता कितनी है रो है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। हमने लेंथ कितना लिया है एल लिया है, तो R1 के जगह पर यहाँ पर कितना आ जाएगा एल हो जाएगा, यानी कि रो इंटू एल बाई कितना ए। उसके बाद एल लेंथ का प्रतिरोध हमको मालूम चल गया। उसके बाद 100 माइनस एल लंबाई के तार का प्रतिरोध, ये कितना हो जाएगा बताइए R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, है ना। तो ये हमारा निकल गया R2 का वैल्यू। अब ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना मीटर ब्रिज, ये जस्ट एक वेट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वेट स्टोन ब्रिज को बनाकर दिखाया था। उसी वेट स्टोन ब्रिज के आधार पर आप इसका फिगर ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है। यहां देखिए आपको क्या करना था 2 पॉइंट लेना था ना, तो आप यहां से 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, है ना। आप पहले वाला फिगर देखिए ए से लेकर बी तक कितना रेजिस्टेंस है x है, तो आप यहां से ऐसे, है ना, एक पॉइंट यहां मिल गया, तो ये रेजिस्टेंस कितना है तो ये है x। उसके बाद ये पॉइंट क्या है आपका b, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका a पॉइंट है। उसके बाद देखिए b से लेकर c तक ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना प्रतिरोध है R है, तो यहां से ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमने कितना लिया R। अब ये देखिए A से लेकर D तक L लेंथ है, तो L लेंथ का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है R1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट मिल गया। यहां रेजिस्टेंस कितना है R1 है। उसके बाद यहां से यहां तक का लेंथ कितना है D से लेकर C तक 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल लेंथ का प्रतिरोध कितना है R2 है। तो ये देखिए ये प्रतिरोध कितना है R2। R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया है, रो इंटू एल बाई ए R1 का वैल्यू है, रो इंटू 100 माइनस एल बटा ए R2 का वैल्यू है। अब देखिए A और C से किसको कनेक्ट किया है आपने सेल को, तो A और C से, है ना, ये पॉइंट क्या है D है, और यहाँ पर आपने किसको कनेक्ट किया है एक सेल को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एक सेल, ये माइनस है, ये प्लस टर्मिनल है। अब ये देखिए आप B से D तक क्या कनेक्ट किए हैं गैल्वेनोमीटर, तो यहां से यहां तक आपने क्या कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, और इसमें Ig का वैल्यू कितना है 0 है। तो देखिए तो ये मीटर ब्रिज काम किया कि नहीं किया।
अब इसके बाद आपने इसका एप्लीकेशन करके कैसे आपने काम किया था वो देखिए। तो आप क्या कर सकते हो, x बटा r1 डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r बटा r2। ठीक, अब इसके बाद आप यहां से r1 को इधर ले आओ या आप इसको इधर कर दो, हमको तो x चाहिए ना, तो x कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो x कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा r1 इंटू r1 बटा r बटा r2। अब देखिए r1 बटा r2 एक साथ और r को बाहर कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर r और r1 बटा r2। अब देखो r1 और r2 का वैल्यू तो आपने पहले से निकाल लिया था, तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा है ना r इंटू r1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो इंटू l बाई ए, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा, रो इंटू l माइनस 100 बटा a, है ना। तो ये वैल्यू यहां से यहां तक आ गया। देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर है ना क्या बचेगा r, ऊपर में क्या बचेगा l और नीचे में क्या बचेगा, तो l माइनस 100। ठीक, तो यहां से किसका वैल्यू निकल गया, x का, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का। इसमें r आपको मालूम है, लेंथ आपको मालूम है, 100 एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि अगर r l और 100 तो 100 तो कांस्टेंट है, तो r और l मालूम रहेगा तो आप अननोन रेजिस्टेंस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, और यह किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यह वेटस्टोन ब्रिज पर के सिद्धांत पर काम करता है, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने ये सीखा वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होगा किस स्थिति में, इसको हम लोगों ने सीख लिया, और मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, है ना, और समझने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक से आप दोबारा स्टडी कीजिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।